नमस्कार स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है 75 क्लास में वर्दी हाथ में। आज की आपकी क्लास नंबर 58 ज्योमेट्री की होने जा रही है, जिसमें हम ज्योमेट्रिकल बेस के क्वेश्चन, जो भी ज्योमेट्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको इंक्लूड किए हुए हैं। और एक सेकंड क्लास भी आई होप की ज्योमेट्री की होगी। तो 2 बजे से 4 बजे के बीच में जैसे कि आपको ये वीडियो मिल जाती है और आप लगातार थिंक प्रोसेस जनरेट कर रहे हैं, क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो अगर आपने ये 75 क्लासों को सही मायने में किया होगा तो आप गारंटेड आप इस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। आप इन चीज़ को, इन क्वेश्चंस को, इनको आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान वे में आप चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज ज्योमेट्री की पहली क्लास है आपकी CISF में, वो ज्योमेट्री की पहली क्लास हम आपको कराते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला 110 के, अब समझिए ज़रा, 110 के संपूरक कोण का पूरक कोण कौन सा होगा? संपूरक कोण का पूरक कोण कौन सा होगा ये बताना है। 110 डिग्री के अब आप समझिए 110 डिग्री है तो पहले तो संपूरक कोण 180 में से 110 घटा दीजिए तो कितना बचा बेटा? 70 बचा। और इसका भी क्या चाहिए आपको? पूरक कोण चाहिए। पहले संपूरक चाहिए, पूरक कोण चाहिए। तो इस 70 को किस में से घटा दें? 90 में से घटा दीजिए, क्योंकि पूरक कोणों का योग 90 होता है, तो 20 डिग्री। तो ये तो आपको 20 डिग्री आ गया। ऑप्शन में आपका ना 20 डिग्री दे नहीं रखा है, तो इसलिए आपका चारों ऑप्शन गलत होते हैं। तो पहले का आंसर आपका क्या हो जाता है? 20 डिग्री। अब आप समझिए, यानी इन्होंने पता है ना क्या कहा है? पूरक को संपूरक कहा है। समझिए 110 डिग्री के संपूरक कोण, तो संपूरक कोण मैंने 70 डिग्री निकाल लिया। भाई 110 का संपूरक कोण कौन है? 70 डिग्री। अब उसका भी पूरक कोण पूछ रहे हैं तो उसको 90 में से मैंने घटाना पड़ेगा, तो मेरा 20 डिग्री हो गया। समझ पाए? तो आप हेजिटेट नहीं होना है। अगर आपको नॉलेज है ना बेटा, तो आप लड़ सकते हैं, आप कह सकते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप न लड़ सकते ना कह सकते। समझिए, तो ये समझने वाली बात है। मैं इसमें और समझा देता हूँ आपको कि देखिए पूरक और संपूरक। अच्छा, इसमें भैया मिटाने का जुगाड़ किधर है जरा देखिए। तो बोर्ड चल रहा है भाई। लो भैया, इसमें तो मिटाने का जुगाड़ ही नहीं मिल रहा है आपको। इंक टूल ले लेते हैं, इरेजर, ये मतलब आपके तो मिटेगा। ठीक है, आज नए वर्जन पे आपको पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप समझिए नए वर्जन को भी। चलिए, इंक टूल, चलो। तो अब आप समझने वाली बात क्या है वो समझिए बेटा, कि पूरक कोण जो होता है, संपूरक कोण जो होता है वो एक नहीं होता। संपूरक कोणों का योग हमेशा से 180 होता है। सप्लीमेंट्री एंगल संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180। और पूरक कोणों का, कोटि पूरक भी इनको बोलते हैं, पूरक कोणों का योग बेटा कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो आप इस कंडीशन का यूज करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे। भाई 180 और 90, इनको आप यूज करके आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। समरूप त्रिभुज PQR और DEF की भुजाएं 5-4 के रेशो में हैं। यदि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 75 सेंटीमीटर है, PQR और DEF की भुजाएं 5-4 के अनुपात में हैं। यदि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 75 सेंटीमीटर है तो DEF का क्षेत्रफल कितना होगा? तो चलिए जरा क्या करते हैं। बहुत सिंपल आपको हमने समझाया था कि इस तरह के क्वेश्चन में बेटा आपको ये था कि आप त्रिभुज PQR डिवाइडेड बाई त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल इक्वल टू किसके होता है? 5 और 4 के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है। स्क्वायर के बराबर होता है।
यानी जो उसकी भुजाएं दे रखी हैं उनके स्क्वायर या उनके अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब रख दीजिए, पी क्यू आर का कितना क्षेत्रफल दे रखा है 75, डी ई एफ का आपको चाहिए इक्वल टू 5 पंजे 25, 4 चौक 16, और 25 से बेटा कितनी बार 3 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 गुना 3, 16 3 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप पल पल इन चीज़ों को समझिए। अगर आपने ये चीज़ें समझ ली तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ये आप समझिए। आप इतना जान गए हैं कि त्रिभुज का जो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का रेशो होता है वो उनकी करस्पोंडेंस सिमिलर साइड्स, करस्पोंडेंस साइड्स का जो है स्क्वायर होता है, किन्हीं दो साइड्स का। एक इस त्रिभुज की ले लीजिए, एक इस त्रिभुज की ले लीजिए, सेम टू सेम, और तीनों के स्क्वायर के बराबर। अगर मान के चलिए भुजाएं नहीं दे रखी हैं, साइड्स नहीं दे रखी हैं, तो हम उनके रेशो को ले लेते हैं, रेशो का स्क्वायर कर दीजिए, सेम इफेक्ट डालता है। तो मतलब आप समझिए उन चीज़ों को, तो बिल्कुल स्पष्ट आपको पढ़ना है और उससे आपको क्या निकालना है क्षेत्रफल में, और इसमें जो रिलेशन बनता है उससे आप भुजा निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दोनों के क्षेत्रफल देने पर, एक की भुजा देने पर आप भुजा निकाल सकते हैं। तो ये एक केवल एक क्वेश्चन नहीं है, एक थिंक प्रोसेस है। आपको बस इतना रखना था 75 बटे डी ई एफ इक्वल टू 5 पंजे 25, 4 चौक 16, 25 से 3 करना भी नहीं था पेपर में, पेन चलाना भी नहीं था पेपर में। और जब आप पेन नहीं चला रहे पेपर में तो बहुत आसान हो रहा था। तो आप बताइए क्या दिक्कत थी आपको? नहीं होगी दिक्कत, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। आप इन चीज़ों को समझिए बेटा, जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक आप प्रॉब्लम में आते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो वृत्त बाह्यत है, एक दूसरे को बिंदु एक्स पर स्पर्श करते हैं। पी क्यू दोनों वृत्तों के लिए सामान्य उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जो वृत्तों को बिंदु पी और बिंदु क्यू पर स्पर्श करती है। यदि वृत्तों की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है तो पी क्यू स्क्वेयर, 2 नहीं है ये क्या है? पी क्यू स्क्वेयर है। ये क्या है बेटा? इसको हम लिखेंगे पी क्यू स्क्वेयर का मान ज्ञात कीजिए, यानी पी क्यू स्क्वेयर आपको ज्ञात करनी है। तो समझिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। पहला जो त्रिभुज है बाह्यतः स्पर्श कर रहे हैं, ये 6 का और ये छोटा सा 4 का, ये समझिए, यहाँ से है और ये 4, ये 4 और ये 6 का। कोई उभयनिष्ठ जीवा है इस प्रकार से, ठीक है। बाह्यतः एक बिंदु पर कहाँ स्पर्श करते हैं? ये एक्स पॉइंट है जहाँ ये स्पर्श करते हैं। पी क्यू दोनों वृत्तों के लिए सामान्य उभयनिष्ठ जीवा है, मैंने पी क्यू लिख लिया, सामान्य उभयनिष्ठ जीवा पी क्यू लिख लिया। अब आप समझिए कि बिंदु को पी और बिंदु क्यू पर स्पर्श करती है, यदि वृत्तों की त्रिज्या इतना है तो आपको पी क्यू स्क्वायर चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए। आप समझिए इस चीज़ को। मैं आपको एक सिंपल सा उभयनिष्ठ जीवा का फॉर्मूला दे देता हूँ। उभयनिष्ठ जीवा इक्वल टू अंडरवुड डी स्क्वायर माइनस दोनों केंद्रों के दूरी बीच की दूरी आर माइनस आर का स्क्वायर, आर माइनस आर का स्क्वायर, आर माइनस, अच्छा पेन ले लीजिए, आर का स्क्वायर, ये होता है। और डी कैसे निकालते हैं? डी बाह्यतः स्पर्श करते हैं तो दोनों की त्रिज्याएं जुड़ जाती हैं। तो देखिए जरा, डी निकालिए, 6 और 4 10। भाई डी क्या हुआ? दोनों की त्रिज्याओं का योग होता है डी, यानी डी इक्वल टू क्या है? केंद्रों के बीच की दूरी, और दोनों केंद्र कितनी दूर है? 6 इधर से 4 इधर से, 10 का स्क्वायर माइनस दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी 6 और 4, 6 में 4 घटे 2, 2 का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए ये पी क्यू है और 10 का स्क्वायर माइनस 10 दिशा में 100 कर दीजिए और माइनस 2 दूनी 4 कर दीजिए, 2 दूनी 4, 10 दिशा में 100, तो कितना हो गया? अंडरवुड 96 हो गया। और हमें पी क्यू नहीं चाहिए बेटा, पी क्यू इक्वल टू अंडरवुड 96 आपको मिला है। आपको ये तो नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? पी क्यू स्क्वायर, मतलब इधर स्क्वायर करूँगा इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर से अंडरवुड खत्म, तो 96 सेंटीमीटर। आपका आंसर 96 सेंटीमीटर। समझिए आप जरा उस चीज़ को।
बिल्कुल हेजिटेशन छोड़ दीजिए, एक बार उस आइडियोलॉजी को पकड़िए जो आपके पेपर में आती है। जब आप पेपर की आइडियोलॉजी को पकड़कर आप काम करते हैं ना, तो आपको कोई दिक्कत होती नहीं है। मैं कहता हूँ आप जब लेवल जाने बिना इधर उधर का तुक्का लगाते हैं तो हो सकता है पाई लगा रहे होते कि व्रत है, ऐसा है, पाई वाई बना रहे होते। तो आपको समझना होगा, एक थिंक प्रोसेस जनरेट करनी होगी और तब उसके बाद क्वेश्चन को करने में आपको मज़ा आएगा। इस तरह से बाह्य स्पर्श करे तो ये बाह्य स्पर्श उभयनिष्ठ जीवा जो है उसकी वैल्यू आपने निकाली है। ये उभयनिष्ठ जीवा इक्वल टू √d² - r² और डी भी क्या है, r+r। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। अगला देखिए, अगला क्या कह रहे हैं, एक वृत्त की जीवा AB और व्यास CD वृत्त के बाहर बिंदु P पर मिलते हैं जब वृत्त का निर्माण होता है। बाहर कहीं किसी बिंदु पर वृत्त पर मिलते हैं। यदि PB 8 सेंटीमीटर, AB 12 सेंटीमीटर, वृत्त के केंद्र से P की दूरी 18 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या किसके निकटतम है, आपको ये बताना है। एक वृत्त की जीवा AB और व्यास CD वृत्त के बाहर किसी बिंदु P पर मिलते हैं, तो आपको ये बताना है। अब पहले इस कंडीशन को बना लीजिए, क्योंकि देखिए ज्योमेट्री में एक चीज को समझना होगा आपको। ज्योमेट्री तब तक नहीं होगी जब तक आपके माइंड में इमेज नहीं आएगी। जब तक इमेज नहीं आएगी तो ज्योमेट्री नहीं होगी। अब वो छोटे मोटे क्वेश्चन आपसे हो गए, बन गए, वो अलग बात है, लेकिन ज्योमेट्री का मतलब है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। देखिए कोई वृत्त मैंने ले लिया, उसमें एक जीवा है AB, मैंने ये AB जीवा ले ली, ठीक है, और CD व्यास है बेटा। व्यास किसको कहते हैं, जो केंद्र से होकर जाता है, ठीक है, व्यास है। और ये ऐसे ऐसे आगे बढ़े तो ये किसी बिंदु, बाहर बिंदु पर P पर मिल गए, ठीक है। और ये CD व्यास है, AB, PB 8, AB 12, ठीक है। वृत्त के केंद्र से P की दूरी 18 सेंटीमीटर, P से वृत्त के केंद्र से P की दूरी, हाँ, यहाँ से यहाँ तक 18 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या किसके निकटतम है। CD ले लीजिए आप, चलिए CD मैं ऐसे ले लेता हूँ। अब आपको समझना है, जो जो आपको वो दे रखी है आप उनको पहले रखिए, ठीक है। PB यहाँ से 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर मैंने रख दिया। AB आपको 12 सेंटीमीटर आपने रख दिया, ठीक है। अब देखिए P से केंद्र तक की दूरी, O तक की दूरी, यही तो कह रहे हैं ना, वृत्त के केंद्र से P की दूरी 18 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से ये दूरी 18 सेंटीमीटर है बेटा, यहाँ तक ये। अब वृत्त की त्रिज्या चाहिए आपको, वृत्त की त्रिज्या आपको चाहिए, और वृत्त की त्रिज्या कैसे बन निकलेगी वो आपको समझ में आना है, ठीक है। वृत्त के केंद्र से P की दूरी 18 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या। चलिए जरा देखते हैं कैसे कैसे आप निकालेंगे। तो यहाँ जब इस तरह का कोई ड्राइंग बनती है तो उसमें एक फॉर्मूला आप समझ लीजिए, P से B तक की डिस्टेंस PB गुना P से A तक की डिस्टेंस PA इक्वल टू P से D तक की डिस्टेंस PD और P से C तक की डिस्टेंस, ये बराबर होती है, ये बराबर होती है। आपको टारगेट आपका क्या है वो समझिए। अगर आप PD निकाल लेंगे बेटा तो आपको ये आसानी से निकलेगा। PB देखिए, PB कितनी 8, मैंने रख दिया PB 8, और PA कितना 20, क्योंकि 8 यहाँ से यहाँ तक की दूरी और 12 ये, तो 20 हो गया। अब PD मुझे पता नहीं है, मुझे केवल पता थी तो PO की दूरी पता है, PO पता है। और PO क्या है, PO क्या है, PD में प्लस करके देखो। अब पहले यहाँ से कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। अगर आपने ये कर ली तो पहले PO के 18, अब देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक कि 18 है, PD बराबर कितना हो जाएगा, PD बराबर बेटा होगा 18 माइनस एक त्रिज्या, कौन सी त्रिज्या, OD, ये PD ले लिया मैंने, ठीक है। और PC बराबर जो होगा बेटा, PC बराबर देखिए, PC बराबर क्या होगा, PD प्लस 2 त्रिज्या 2 OD, ये तो होगा भाई। PD एक ये और एक ये 2। अब मुझे PD की वैल्यू तो दे उन्होंने PO की वैल्यू दे रखी है, तो PO तो मैं बाद में देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। PO में से मैं उसमें से OD निकाल दूंगा तो आंसर मिलेगा मुझे। PD आ जाए मेरे पास, कुछ भी आ जाए मेरे पास, तो मैं आंसर निकाल लूँगा। अब मुझे यहाँ से समझने की बात यह है, इन दोनों की मुझे करनी है गुना, इन दोनों की मुझे करनी है गुना,
और देखिए पी डी की वैल्यू मैं यहाँ से रख दूँ तो पी सी इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा 18 माइनस के ओ डी, 18 माइनस के ओ डी मैंने पी डी की वैल्यू रख दी, प्लस के 2 ओ डी, 20 मत समझ लेना इसको, 2 ओ डी, तो मुझे मिला ये 18, ध्यान से समझे, और ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस के ओ डी समझ लीजिए। एक मेरे पास 18 माइनस के ओ डी है, एक मेरे पास 18 प्लस के ओ डी है, मैं यहाँ रख रहा हूँ इन दोनों की गुना, इन दोनों की गुना। तो समझिए जरा, मैं यहाँ रख लूँ, चलिए ठीक है। अब देखिए जरा रखिए, एक बार गुना, एक बार पी डी की वैल्यू रखूँ तो 18 माइनस के ओ डी, और एक बार पी सी की वैल्यू रखूँ तो 18 प्लस के ओ डी, तो मैं 18 स्क्वेयर माइनस ओ डी स्क्वेयर कर सकता हूँ बेटा, या नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि एक ए प्लस बी, इसको मैंने ए माइनस बी ले लिया और इसको मैंने ए प्लस के बी ले लिया। अब देखिए ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ओ डी इसको मैं इधर ले लेता हूँ, ओ डी स्क्वेयर इक्वल टू, इनको मैं इधर ले जाता हूँ, 18 में 18 गुना करिए 324, जहाँ तक मैं ठीक हूँ, और 20 8 160, 20 8 160, 8 दूनी 16, 18 में 18 की 324, देख लेना भैया गुना भाग, 18 में 144 का 4 हासिल को 14, 18 कम 18 और 14 32, 324। अब घटा दीजिए बेटा, घटाने पर आपको 4 और यहाँ 12 में से 6 और 2 में से 1, 164, यही तो मिला। तो ये मिल गया आपको ओ डी स्क्वेयर, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ओ डी स्क्वेयर आपको मिला 164। तो ओ डी बराबर कितना मिलेगा, अंडर रूट 164, अंडर रूट 164 का आप निकाल लीजिए। देखिए इस कोने में कर देते हैं भाई, कहाँ कर दें अंडर रूट 164 का, चलो यहाँ से मिटा लेता हूँ मैं, और तब मैं इसको कर देता हूँ। चलिए 164 को निकालना सीखिए, पूरे को मिटा दूँ ऐसे। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा लिटिल बिट आपको अटेंशन देनी है, थोड़ी सी लिटिल बिट अटेंशन देनी है बेटा। थोड़ा सा हार्ड हमने ले लिया है कि मैंने कहा सब एक जैसे ही क्वेश्चन कराते चले जाएंगे, तो कैसे जोड़ा बनाइए, इधर से इधर का स्क्वायर भी निकालने सीख लीजिए। यहाँ लिख दूंगा 1 m 1 प्लस 1, यहाँ तो 1 लिखा, 64 उतर गया, 2 लिखा। अब देखिए साइड में, अब यहाँ कितने, 3 बार तो मैं कर नहीं सकता, 2 बार, 22 दूनी 44 प्लस के 2, तो यहाँ 24 हो जाएगा बेटा। और ऐसे थोड़ा सा दूर लिखते हैं ना, और यहाँ से 0 और 2 आएगा, पॉइंट लगाया, डबल 0 उतारते हैं। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 20 बचा ना, अब कितनी बार जाएगा, लगभग 8 बार, 8 दूनी 16 बनना है, 4 का तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि 4 दूनी 8 बहुत कम रह जाएगा, तो लगभग 8 बार ये जाएगा, 8 यहाँ लिख दीजिए। तो 12.8 आपका आंसर ठीक है। समझ पा रहे हैं? जब आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ये बहुत आसान हो जाता है। जब इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो बेटा ये बहुत आसान हो जाता है, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो 12.8 आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे बढ़ गए, क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, इंक टूल, इंक बदलें क्या, ब्लैक लेके देखते हैं। चलिए इस बार ब्लैक। ए बी सी की 3 भुजाएं हैं, ए इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 57, सी इक्वल टू 33। एंगल ए का आंतरिक द्विभाजक डी पर बी सी से मिलता है और द्विभाजक ओसेंट्रिक ओ के माध्यम से इंसेंट्रिक, ओसेंट्रिक लिख रखा है, इंसेंट्रिक ओ के माध्यम से गुजरता है। तो अनुपात ए और ओ डी है, ये आपको अनुपात चाहिए, ए और ओ डी का अनुपात चाहिए। देखिए क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं कैसे बनेगा चित्र, ये ऐसे, ठीक है, इसको हम ए, इसको हम बी, इसको हम सी ले लेते हैं, और ये डी पर मिलता है, बी सी पर डी पर मिलता है, और ओसेंट्रिक ओ से भी होकर जाता है, इसको हम कह देते हैं। अब उन्होंने पूछा है कि भैया ए ओ और ओवर ओ डी चाहिए, ये आपको ज्ञात करना है बेटा। कितना सिंपल है आप समझिए, ए के सामने वाली ए मानी जाती है, बी के सामने वाली बी, और सी के सामने वाली सी। मैं आपको डायरेक्ट एक प्रमेय थमा देता हूँ, जब कभी ऐसा आ जाए ए ओ एवर ओ डी, तो ऊपर जो है दोनों को प्लस करिए, साइड वालों का प्लस, ए ओ के लिए दोनों का साइड वालों का प्लस, बी प्लस के सी, और डिवाइड किससे करते हैं, सामने वाली ए से।
बी प्लस के सी ओवर ए। ये आप याद रख लीजिए। आपको ज़्यादा कहाँ से आया कैसे आया इतना याद रखने की जरूरत नहीं, मैंने समझा दिया। ए ओ, जहाँ से ए ओ कटे इसका, इसके सामने इसके अड़ोस पड़ोस की रखते हैं, इसके अड़ोस पड़ोस की, यानी ए के द्विभाजक बना है तो अड़ोस पड़ोस की। यानी अगर मैं इसको बेटा इस त्रिभुज में ले लूँ, समझिए ज़रा, इसमें ले लूँ, ध्यान से समझिए, अगर ये बी की होती, ये बी का होता, ऐसे मान के चलिए बी का होता, यहाँ से कट करके ऐसे बी की बनाई हुई होती, तो मैं जब बी ओ लिख रहा होता ना, तो मैं अड़ोस पड़ोस का ए और सी ले रहा होता, ए बी एंड सी, तो मैं अड़ोस पड़ोस का ले रहा होता, बी ओ डी, ऐसे लिख लेते हैं। तो मैं अड़ोस पड़ोस का क्या ले रहा था, ए प्लस के सी और डिवाइडेड बाई बी। मतलब ये समझ लीजिए कि जिससे कटा है बिंदु उसको नीचे, ठीक है ना, जिससे कटा है उससे ये बिंदु नीचे आएगा। पता ही क्या दिक्कत है ऐसे क्वेश्चन में, आप निकालिए उसको, कह ले भाई तू कुछ भी कर, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब आप समझिए इसको जरा, बनाइए जरा। b प्लस सी कितना, 57 प्लस के 33 और डिवाइडेड बाई 30, 7 3 10 की 0, हासिल 1, 5 3 8 और 1 9, 90/30, और इससे ये एक बार और इससे ये 3 बार, क्या आ गया 3/1। कितना सिंपल हो गया, बहुत सिंपल हो गया सर। अरे सिंपल ही तो है, लेकिन जब किसी चीज़ को नहीं पढ़ते, अगर हमें नहीं बताया जाता कि 2 + 2 = 4 होते हैं, तो हमें तो ये भी हार्ड लगता, हमें तो ये भी हार्ड लग रहा होता। हम सिंपल ही तो है, हम कब कह रहे हैं कि नहीं जी इतना ज़्यादा हार्ड है, हार्ड है ही नहीं, केवल हमारी मेंटलिटी ने उसको हार्ड पकड़ लिया है। केवल हमारी मेंटलिटी में हो गया है कि अरे नहीं नहीं, ज्योमेट्री, क्षेत्रमिति, अलजेब्रा बहुत हार्ड है, और जब हम ये सोचने लगते हैं कि बहुत हार्ड हैं, तभी गड़बड़ शुरू हो जाती है, तभी गड़बड़ शुरू हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, और देखिए कितना आसान है। एक्स अक्ष के समांतर, चलिए ब्लैक ही है, आ जाइए, एक्स अक्ष के समांतर क्वेश्चन पढ़िए। सरल रेखा है जो एक्स अक्ष से 3 एकक नीचे है। ध्यान से समझिए, एक्स अक्ष के समांतर है बेटा, एक्स अक्ष के समांतर है तो ऐसे खींची जाएगी, नीचे है 3 एकक, 3 इकाई की दूरी है इन दोनों के बीच में। तो ऐसे जो लाइन बनती है तो वो y बराबर कितनी बनती है, जो आपको वैल्यू दे रखी है एक्स की, y की वैल्यू कितनी, कितनी y पे कटी हुई है 3, माइनस के 3 पर, क्योंकि नीचे है तो माइनस हो गया। अगर देखिए समझिए ऊपर होता तो प्लस के 3 कर लेता। एक्स अक्ष के समांतर का जो है, एक्स अक्ष के समांतर जो रेखा होती है उसका फॉर्मूला होता है y = a, और a क्या है, दूरी ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष से वो कितना दूर है। अगर यही काम मैं y अक्ष के समांतर करूं, y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर अगर मैं लूं बेटा, तो वो होगी x = b, और b क्या होगा, y अक्ष से दूरी। अब अगर b प्लस में है तो प्लस में, माइनस में तो माइनस में, a प्लस में है तो प्लस में, माइनस में है तो माइनस में, मैं उस हिसाब से रख दूं। मुझे इतना सोचना कहाँ है, मुझे इतना सोचना नहीं है कि इतना कुछ सोचना पड़ेगा। बताओ जरा सीधा सा, मैं एक्स अक्ष से एकक नीचे है, इसको जरूर याद रख लेना, नीचे, नीचे का मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब नेगेटिव, ठीक है ना। आप ये चीजें जरूर समझ लेना कि अगर आपको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं पता तो बेटा फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष A 08, O 00, B 50 है। तो A 8 स्क्वायर यूनिट्स, B 13 स्क्वायर यूनिट्स, C 20 स्क्वायर यूनिट्स, और D जो है 40 स्क्वायर यूनिट है। मैंने आपको पहले भी बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वो समझ लीजिए, ऐसे ऐसे वैल्यू रखते जाइए। 08 थोड़ा दूर रखें, चलिए दूर रख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। चलो 08 पहला वाला रख गया, 00 दूसरा वाला रख गया, तीसरा वाला 50 1 1 1। अब बेटा आपको इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में ऐसे कटेगा, ये कट गए, ये बचे, इनके गुना कर दो। देखो जरा 00 50 08
ये तो बेटा बन ही नहीं रहा है। हाँ बन रहा है, 8 पंजे 40, ठीक तो बन रहा है, 0 में 0। ध्यान देखिए, और प्लस माइनस का मुझे कोई उजूल फजूल है ही नहीं, इनका आपस में घटा दीजिए, 1/2 गुना इनका आपस में घटा दीजिए, 0 में से 0 0 और 8 पंजे 40 40, कितना 20 यूनिट, 20 यूनिट या 40 यूनिट भी आंसर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अरे 1/2 नहीं आता बेटा, वो समांतर चतुर्भुज का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज का। ये भी समझ लीजिए, आपको ये नहीं लगेगा, 1/2 नहीं लगेगा, समझ लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट, ये भी समझ लीजिए, मैं लिख देता हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट लिखिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, पर छोड़ो, आपको समांतर की जरूरत क्या है, पर लिख लो जरा, उसमें आप 1/2 लगा देते हैं, 1/2 और यही सब डाटा बना देते हैं। ठीक है, चलिए आप इसको भी क्या याद रखेंगे, ठीक, तो आपको ये मिल गया। बस इसमें कुछ नहीं, रेस्पेक्ट में कर दीजिए, प्लस माइनस का कोई फ़र्क पड़ता नहीं है इसमें। 1 से देखिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है कि आप प्लस रख रहे हैं माइनस रख रहे हैं, तो कितना सिंपल है आप समझ लीजिए। ये लाइन जिसमें 0 हो ना उसको कट करना है आपको, 0 इसमें थी तो मैंने इसको कट कर दिया ऐसे ऐसे। अब 0 के 0 में 0, 8 पंजे 40 40 स्क्वायर यूनिट। चलिए आगे बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ो। किसी त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु क्या कहलाता है? त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु, ध्यान से समझिए, ABC है, त्रिभुज है। अगर सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड जो आप कह रहे हैं वो सेंट्रॉइड ही होता है। त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु, देखिए शीर्षों से समान दूरी पर स्थित जो बिंदु होता है, ऐसे समझिए, यहाँ, ठीक है, यहाँ और यहाँ, ठीक है। अब इसको देखिए, वो नहीं, इससे ऐसे वो नहीं होता बेटा। अब ऐसे इसने एक त्रिभुज की वो वृत्त खींच दिया, तो ये तो परिकेंद्र हो गया। देखिए इसको हम कहते हैं केंद्रक, हिंदी लिख देता हूँ पहले आप लोगों के लिए, इसको कहते हैं अंतःकेंद्र, ठीक है, इसको कहते हैं परिकेंद्र, इसको कहते हैं लंब केंद्र, ठीक है। अब समझ लीजिए, तो ये तो जो आपका शीर्षों से समान दूरी पर, ये तो परिकेंद्र हो गया, क्योंकि देखिए इस तरह से परिकेंद्र में खींचती है, तो तभी ये समान दूरी शो करता है, ठीक है, ये तो आपको वो हो गया। अब अंतःकेंद्र कब होता है बेटा? अंतःकेंद्र भी समझ लीजिए, जब भुजाओं से समान दूरी हो, क्योंकि अंतःकेंद्र ऐसे ऐसे बनता है भुजाओं को टच करके, तो इस समय ये भुजाओं से बराबर दूरी करता है, तो शीर्षों से तो परिकेंद्र हो गया, ठीक है, लिख लीजिए ऐसे, शीर्षों से तो हो गया परिकेंद्र, भुजाओं से, भुजा से हो गया जी अंतःकेंद्र, अंतःकेंद्र, ठीक है। लंब केंद्र कहाँ होगा? जब इसके परपेंडिकुलर डाले जाएंगे, इसमें किसी त्रिभुज में, अब इधर से परपेंडिकुलर डाल दिया, इधर से परपेंडिकुलर डाल दिया, इधर से परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये जो बिंदु होगा वो ऑर्थो सेंटर कहलाएगा, लंब केंद्र, ठीक है, लंब केंद्र कहलाएगा ये। इसके बाद बचा क्या? सेंट्रॉइड, केंद्रक। केंद्रक त्रिभुज को 3 बराबर त्रिभुजों में, बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुज में तोड़ने वाली माध्यिकाओं का जो मध्य बिंदु होता है, माध्यिकाओं का जो मिलन बिंदु होता है, उसको हम केंद्रक कहते हैं। यहाँ से हमने मीडियन डाली, यहाँ से हमने मीडियन डाली, यहाँ से हमने मीडियन, मीडियन क्या करती है? सामने वाली भुजा के 2 पार्ट करती है, ए बी बी सी सी। तो जो मीडियन जो डाली गई है उसका जो केंद्र बिंदु होता है उसको हम केंद्रक कहते हैं। तो ये सब चीज़ें आप समझ गए, अंतःकेंद्र समझ गए, परिकेंद्र और लंब केंद्र, चारों चीज़ें समझ गए। इसका आंसर शीर्ष और समान दूरी तो सर्कम सेंटर था, समझे ना। माध्यिका अगर डाली जा रही है, माध्यिका क्या काम करती है? सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करती है, अलग अलग बांटती है, तो उसका जो मिलन पॉइंट होता है उसको हम केंद्रक कहते हैं। जो भुजाओं के मध्य बिंदु से जो मिलन पॉइंट होता है उसको हम अंतःकेंद्र कहते हैं। शीर्षों से जो मध्य बिंदु, शीर्षों से जो बिंदु मिलन बिंदु होता है उसको हम परिकेंद्र कहते हैं, और लंब डाल के जो मिलन बिंदु होता है उसको हम लंब केंद्र कहते हैं। तो ये चारों चीज़ें आपने समझ ली। चलिए आगे बढ़िए,
ये क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिए। किसी बहुभुज के आंतरिक तथा बाह्य कोणों का अंतर, किसी बहुभुज के बाह्य तथा आंतरिक कोणों का अंतर 150 है बहुभुज की भुजाओं की संख्या। बाह्य और आंतरिक, देखिए बाह्य कोण तो बेटा, बाह्य कोण जो होता है वो तो डायरेक्ट 360 होता है, कोई भी बहुभुज हो। बाह्य कोणों का अंतर, आंतरिक तथा बाह्य कोणों का अंतर तो 360 हो गया। अंतःकोण कितना हो जाएगा भाई, अंतर दोनों का 150 है, तो अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा, इसमें 150 जोड़ दो, 0 5 और 1 1, 4 5 11 का 1 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, 510 हो गया बेटा। अब देखो 510 आ रहा है नहीं। आंतरिक तथा बाह्य कोणों का अंतर, अब प्रतीक का अगर कहा होगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, और मुझे जहाँ तक लग रहा है क्योंकि 510 बन ही नहीं सकता, n-2 मल्टीप्लाई बाई 90 180 इक्वल टू इतना आना है। 0 0 कटेगा, 18 3 17, और ये तो देख लेते हैं, कर लेते हैं, क्या दिक्कत जाता है। n-2 अंतःकोण का ये गुना 180, पेपर में भी जांच लीजिए आपको। 510, 0 से 0, 3 से ये 17 बार, 3 से ये 6 बार, 6n-6 दूनी 12 इक्वल टू 17, 6n इक्वल टू 29, तो ये तो पूरा नहीं कटा, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रही। मतलब आप समझिए जरा, तो आपको करना क्या है ये समझिए कि आपको करना क्या है, वो समझने वाली बात है। यानी उसने एक एक कोण का अंतर कहा है, तो 360 बटे n। अब पहले आंतरिक बड़ा है तो बड़ा लीजिए, आंतरिक बड़ा है तो बड़ा लीजिए। देखिए प्रत्येक आंतरिक कोण कितना है, प्रत्येक आंतरिक कोण, चलिए आंतरिक कोण जो भी लिखे है, आंतरिक कोण इक्वल टू n-2 गुना 180 डिवाइडेड बाई n होता है बेटा, और बाह्य कोण 360 ओवर n होता है। क्लियर। तो यहाँ से देखिए n-2 गुना 180 डिवाइडेड बाई n माइनस 360 डिवाइडेड बाई n इक्वल टू 150, यही तो बनेगा भाई, दोनों का अंतर 150 का है। अब कर लीजिए, 150 n हो जाएगा, इधर भी 0 से 0 खत्म कर दीजिए, 18n माइनस 18 दूनी 36 माइनस 36 इक्वल टू 15n। अब ये 18n माइनस के 15n इक्वल टू 36, 36 दूनी 72, 2 से खोल ले गए, 3n इक्वल टू 72, और n इक्वल टू कितना हो गया 24, 72 को 3 से डिवाइड कर दिया, 24 24 72, आंसर क्या हो गया सी। तो इस क्वेश्चन में आपको बस केवल क्या समझना है, आंतरिक और बाह्य प्रत्येक कोण कहा है उन्होंने सबको मिक्स ना कहकर उन्होंने कहा है बस एक को कहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, जहां तक मैं समझता हूं कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। n इक्वल टू 24 आपका आंसर मिल रहा है। अब बताइए मुझे कि यहाँ दिक्कत है आपको, और मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको दिक्कत हो ही नहीं सकती। अगर आपने सही रूप से सही तरीके से सीखा होगा, सही तरीके से आत्मसात किया होगा, तो हो ही नहीं सकता कि आपको गलत हो, आपको कोई दिक्कत हो। दिक्कतें तब होती हैं बेटा जब आप उसको सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, प्रॉब्लम्स तब होती हैं जब आप उसको सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़िए। समीकरण इतने को ग्राफ के द्वारा अक्षों के बीच बने अंतःखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। ग्राफ के बीच में बनाना है बेटा अंतःखंड की लंबाई, ऐसे ऐसे लंबाई बतानी है, तो कुछ नहीं है। और ग्राफ पे ना बना के आप क्या करें पता है आपको, 9x माइनस के 12y इक्वल टू 108 दे रखा है, तो इस 108 को डिवाइड कर दीजिए। नीचे 108 डिवाइड किया, 108 से 9 से डिवाइड हुआ तो 12 निम्न 108, और यहाँ से y ओवर 9 इक्वल टू 1। अंतःखंडों की लंबाई 9 1 पर है, y वाले पे 9 है, y वाले पे 9 रखी बेटा, और x वाले पे कितना है 12 है, यहाँ कितना रख दूँ 12, और इनके अंतःखंड की लंबाई की बता दीजिए। तो बताइए अक्षों के बीच बने अंतःखंड की लंबाई कितनी है, इधर वाला पूछ रहा है। ग्राफ द्वारा दो अक्षों के बीच बने अंतःखंड की लंबाई कितनी है, दो अक्षों के बीच बने अंतःखंड तो ये हो रहा है 9 और 12 बना दीजिए, 9 और 12 का निकाल दीजिए, 12 12 में 144 प्लस 9 नाम 81 अंडर रूट कितना हो गया 4 और 1 5, 8 4 12 का 2, 225, और 225 का कितना 15 यूनिट। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि यार 9 भी आ गया 12 भी आ गया, 9 और 12 दोनों दिया हुआ है, वो पूछ रहा है दोनों अक्षों के बीच में बना।
ठीक है। y के नीचे y का कटा हुआ अंतखंड आ गया, x के नीचे x का अंतखंड आ गया। जब आप 108 से डिवाइड कर देंगे, इधर 1 बना दीजिए, जो जिसके नीचे आ जाए वो उसके द्वारा कटा हुआ है। दोनों खंडों के बीच में कह रहे हैं, अगर x अक्ष पर कहते y अक्ष पर कहते तो मैं उस हिसाब से ट्रीट कर लेता, दोनों खंडों के बीच में कहा तो मैंने उस हिसाब से ट्रीट कर लिया। बताइए इसमें कोई दिक्कत है? तो नहीं है तो आगे बढ़िए। 7x, चलिए 7x माइनस 3y इक्वल टू 2, एक्स अक्ष पर किस बिंदु पर काटते हैं? देखिए ध्यान से समझने वाली बात बेटा ये है कि अगर कोई लाइन एक्स अक्ष पर काट रही है तो वहाँ y इक्वल टू क्या होता है? 0। जब वो लाइन एक्स अक्ष को कट कर रही है, जहाँ भी वो एक्स अक्ष को कट कर रही होगी तो वहाँ y बराबर 0 होता है। y बराबर 0 रख दीजिए। 7x माइनस 3 गुना y की वैल्यू 0 इक्वल टू 2, तो 7x इक्वल टू मुझे मिला 2, x इक्वल टू मुझे क्या मिला? 2/7। तो x अक्ष पर किस बिंदु पर काट रही है? 2/7, सी बिंदु पर आपको कट कर रही है। बिल्कुल आप बिना हेजिटेशन के आप समझिए, आपके क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। बिना हेजिटेशन के आप समझिए, बिल्कुल उस हिसाब से तरीके से समझिए, आपको हो ही नहीं सकता कि आप उसको गलत करें, बिल्कुल भी आपको गलती की गुंजाइश नहीं होगी। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही आपके साथ जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे आपको ज्योमेट्री का कुछ खास क्वेश्चन लेकर जो CISF में विशेष इंपॉर्टेंस रखते हैं, विशेष महत्व रखते हैं, उनके साथ आपको मिलेंगे। तो तब तक के लिए स्टैंडर्ड क्लासेज के साथ आप जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।